प्यारे स्टूडेंटों, आज हम केमिस्ट्री में 10th क्लास का सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षारक एवं लवण पढ़ाएंगे। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके थे। उसके बाद थोड़ा हम आगे चलते हैं तो केमिस्ट्री में आता है अम्ल, क्षारक एवं लवण। यदि बेसिकली जाना जाए तो हम कह सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो खट्टे होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे नींबू को अम्ल कह सकते हैं क्योंकि वो खट्टे होते हैं। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। और जैसे मैंने देखो एक हेडलाइन की है जो ब्रैकेट में बंद किया है, ये आपको नोट करना है। ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वह पदार्थ जो चखने में खट्टे स्वाद वाले होते हैं तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। हमने अभी आपको बताया कि अम्ल वो होते हैं जो खट्टे होते हैं, जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे। इनकी एक पहचान और होती है, ये क्या करते हैं, जो नीला लिटमस पेपर होता है उसको लाल कर देते हैं। इसी प्रकार जो क्षारक होते हैं वो पदार्थ जो चखने में कड़वे स्वाद वाले होते हैं। जो क्षारक होते हैं वो कैसे होते हैं, कड़वे स्वाद वाले। और ये क्या करते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब आता है लवण। लवण क्या होता है, लवण वह पदार्थ होता है जो अम्ल और क्षारक दोनों को मिलाया जाए या दोनों की अभिक्रिया एक दूसरे से कराई जाए। कराने के बाद जो पदार्थ तुम्हें प्राप्त होगा वो लवण होगा। वो क्या होगा, लवण। रिएक्शन अभी हम आपको आगे बताएंगे, अभी बस आप इतना समझें। लवण वो होते हैं जब किसी अम्ल और क्षार दोनों को मिलाया जाए, मिलाने के बाद जो पदार्थ निकल कर आता है वो क्षार कहलाता है। ये आपको नोट करना है, हेडिंग बना के नोट करना है। जो मैंने ब्रैकेट में बंद किया है, पहले हेडिंग बनाओगे अम्ल। अम्ल हेडिंग बनाने के बाद लिखोगे वह पदार्थ जो चखने में खट्टे हुए स्वाद वाले होते हैं तथा गीले नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इसी प्रकार क्षारक, इसी प्रकार लवण। उसके बाद अब हम आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहे हैं जो आपके कोर्स में तो नहीं है, लेकिन थोड़ा उसके बारे में हमें पढ़ना है। पढ़ना इसलिए क्योंकि जब हम अम्लों का वर्गीकरण करते हैं या अम्लों को डिवाइड किया जाता है तो वो किया कैसे जाता है, ये हमारे सिलेबस में तो नहीं है, आपको नोट नहीं करना है, लेकिन ओनली आपको इसको याद रखना है, डेफिनेशन को। अगर याद ना हो सके तो आप नोट कर सकते हो, नहीं आप याद भी कर सकते हो इसको। जैसे जो मैंने ब्रैकेट में बंद किया है ये आपको बस याद करना है। ये आपको क्या करना है, याद करना है, नोट नहीं करना है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो याद ना कर पाए, वो नोट कर सकते हैं। जैसे जो पहले हेडिंग है वह वैद्युत अपघटन एवं वैद्युत अपघट्य। अब देखो वैद्युत अपघट्य और वैद्युत अपघटन दोनों में अंतर क्या होता है, कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं होता। वैद्युत जो वैद्युत अपघट्य होता है वो ये होता है जैसे कोई पदार्थ है उसमें से हम विद्युत प्रवाहित करें और जिस विलयन से विद्युत प्रवाहित हो जाए वो होता है वैद्युत अपघट्य। वो क्या होता है, वैद्युत अपघट्य। और वैद्युत अपघटन में क्या होता है, वैद्युत अपघटन वो होता है जिस पदार्थ में से हमने विद्युत प्रवाहित की, क्या कि विद्युत
प्रवाहित की या किसी विलयन से विद्युत प्रवाहित की, और विद्युत प्रवाहित करने पर उसका अपघटन हो गया। अपघटन मतलब क्या हो गया, वो अलग अलग भागों में टूट गया। और जब वो अलग अलग भागों में टूट गया तो वो जो टूटने की क्रिया है जो उसे अलग अलग आयनों में तोड़ रही है, उस क्रिया को बोला जाएगा वैद्युत अपघटन। उस क्रिया को क्या बोला जाएगा, वैद्युत अपघटन। जैसे एक रिएक्शन के द्वारा हम आपको समझा रहे हैं, जैसे ये रिएक्शन देखो, जैसे हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है, जैसे HCl लिखा हुआ है, गौर से देखो, देखो HCl लिखा हुआ है। HCl को हमने क्या किया, इसमें विद्युत प्रवाहित की। अब जैसे ही हम इसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे तो जो हाइड्रोजन है वो अलग हो जाएगा और जो Cl है वो अलग हो जाएगा। तो क्या हो गया, दोनों अलग अलग टूट गए, नहीं टूट गए। जब दोनों अलग अलग टूट गए तो ये क्या हो गया, वैद्युत अपघटन हो गया। ये क्रिया क्या हो गई, वैद्युत अपघटन। उसके बाद आपको वैद्युत वियोजन का सिद्धांत ओनली पढ़ना है, वैसे हम आपको समझा दें। वैद्युत वियोजन का जो सिद्धांत दिया था, एक साइंटिस्ट हुआ था स्वांटे आर्रीनियस। तो स्वांटे आर्रीनियस ने क्या किया, सन 1887 में उसने वैद्युत अपघटन की क्रिया और वैद्युत अपघट्य की क्रिया दोनों को देखा। देखने के बाद उसने उनके गुणों को स्पष्ट किया या उनके गुणों की पहचान की, और पहचान करने के लिए एक नियम बनाया था। एक नियम क्या कि एक सिद्धांत दिया, एक नियम प्रतिपादित किया, जिसको वैद्युत वियोजन का सिद्धांत बोला गया। जैसे हमने आपसे अभी बोला है, आपको ये नोट नहीं करना है, आपको ओनली ये लर्न करना है। यदि आपको याद नहीं होता है तो आप नोट कर सकते हैं। जो मैंने ब्रैकेट बना दिया, ये आपको क्या करना है, ये आपको याद करना है, अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि जो आगे चैप्टर में हम चलेंगे वो इसी के बेस पर चलेंगे। उसके बाद अभी हमने बेसिकली परिभाषा पढ़ी कि अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षारक क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। लवण क्या होते हैं, अम्ल और क्षार को मिलाया जाए तो लवण बन जाते हैं। लेकिन जैसे हम छोटी क्लासों में पढ़ते हैं तो ये डेफिनेशन कहीं सही रहती है, हमेशा सही रहेगी। लेकिन जैसे हम 10th क्लास में आए तो वहाँ पर हमें एक नई डेफिनेशन देखने को मिली। वो डेफिनेशन क्या मिली वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे अम्ल, सबसे पहले हम अम्ल ले लेते हैं। तो जो अम्ल की परिभाषा दी गई थी वो एक साइंटिस्ट हुआ था आर्रीनियस। तो आर्रीनियस ने डेफिनेशन जब बनाई तो उसने आयनन के सिद्धांत के आधार पर बनाई। अब आपने देखा आयनन क्या होते हैं, आयन वो होते हैं, जैसे सपोज करो NaCl है, NaCl एक विलयन हो गया। अब NaCl एक विलयन तो हो गया, लेकिन आपने देखा NaCl को अलग अलग तोड़ के देखा तो Na अलग हो गया प्लस, Cl अलग हो गया माइनस। तो Na आयन अलग हो गया, Cl आयन अलग हो गया। तो इसके आधार पर जो अम्ल की परिभाषा दी गई थी वो इस प्रकार है, आप नोट कर लो। सही बच्चे नोट करें। अम्ल एडिंग बनाओगे, अम्ल एडिंग बनाने के बाद नोट करोगे। आर्रीनियस के आयनन सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त अन्य कोई धन आयन नहीं देते। इसका मतलब है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन क्या हुआ, इनका एक सॉल्यूशन होता है जो जल मिला हुआ होता है, उसमें अम्ल मिले हों, और जलीय विलयन में अब इनकी रिएक्शन होगी तो क्या होगा, H+ देंगे। ये क्या देंगे, H+, H पॉजिटिव, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन के अलावा कोई भी आयन नहीं देंगे। क्या आप कहें कि नाइट्रोजन दे दें, Cl दे दें, नहीं देंगे। ये ओनली क्या देंगे, हाइड्रोजन आयन देंगे। जब ये हाइड्रोजन आयन देंगे तो कोई भी सॉल्यूशन जब हाइड्रोजन आयन देता है तो वो अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है, अम्ल। जैसे रिएक्शन हम आपको बता रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे हमने HCl लिया, क्या लिया, HCl। अब देखो HCl की क्रिया कराई, अब रिवर्सिबल लग रहा है। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है,
यदि एक एरो लगा हो तो वो तीर होता है, और यदि दो एरो लगे हों और दोनों के मुंह दोनों तरफ हों तो उसको बोला जाता है उत्क्रमणीय। अब उत्क्रमणीय क्या होता है? उत्क्रमणीय ऐसी अभिक्रिया होती है जो दोनों तरफ होती है लेकिन किसी भी दिशा में पूरी नहीं होती। जैसे यहाँ पे HCl लिया, HCl में हमने क्या किया? विद्युत प्रवाहित की, या HCl में विद्युत प्रवाहित कैसे हम करेंगे? तो HCl क्या है, दो आयनों में टूट जाएगा, एक H पॉजिटिव हो जाएगा और एक Cl नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ से आपको दो उदाहरण एग्जाम्पल नोट करने हैं, एक HCl वाला और एक H2SO4 वाला, जो मैंने इसको ब्रैकेट में बंद कर लिया। ये आपको नोट करना है और आपको कुछ नहीं करना है इसमें से, ये दो अभिक्रिया नोट करनी है और दोनों नोट करने के बाद आपको समझना है। जैसे हमने बताया HCl H प्लस हो गया, Cl माइनस हो गया, ऐसे H2SO4 H प्लस हो गया, SO4 माइनस हो गया। उसके बाद आपको यहाँ से नोट करना है परंतु हाइड्रोजन आयन H प्लस जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, अतः यह जल के एक अणु से संयोग करके हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस बनाता है। रिएक्शन मैंने लिखी यहाँ पे H प्लस प्लस H2O उत्क्रमणीय H3O। ये आपको नोट करना है इस पेज में से और कुछ नहीं करना है। आगे देखते हैं। आगे हमने आपको बताया जैसे H3O प्लस बना रहा है वो, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद उसी के नीचे आपको यहाँ से नोट करना है, जैसे ब्रैकेट में मैंने बंद किया है, अतः हाइड्रोजन आयन H प्लस को सदैव H प्लस AQ या हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस से दर्शाया जाता है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। इसका कहने का मतलब यह है जो H प्लस निकल के आता है विलयन में से आयन, उसको हमेशा AQ से दर्शाया जाता है। AQ क्या होता है? जलीय विलयन होता है, एक्वा सॉल्यूशन होता है। जैसे रिएक्शन आपने देखो CH3COOH और CH3COOH भाई AQ जलीय विलयन है उत्क्रमणीय, CH3COO माइनस प्लस H प्लस AQ। अब H प्लस यहाँ से अलग हुआ तो AQ बना नहीं बना, और जैसे वो AQ बना तो एक्वा सॉल्यूशन हो गया। तो वो एक्वा सॉल्यूशन हो गया तो उसको हमने दर्शा दिया, उसको हमने क्या कर दिया? दर्शा दिया। इसी प्रकार आपको ये दो रिएक्शन नोट करनी है। उसके बाद हम आपको बताएंगे अम्लों के कुछ गुण। अम्लों के कुछ गुण भी होते हैं, सामान्य गुण होते हैं जो आपको नोट करने हैं। तो अम्लों के गुणों को नोट करने से पहले आपको बता दें, जिस तरह से हम आपको पॉइंट बता रहे हैं तो आपको नोट करना है। देखो जो भी अम्ल होता है, जैसे पहला पॉइंट इसमें लगा है, सभी अम्लों का हाइड्रोजन एक आवश्यक अवयव होता है। अम्लीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं H प्लस आयनों के कारण होता है। जैसे हमने बताया कि कोई भी अम्ल हो उसमें H पॉजिटिव निकलेगा। जब H पॉजिटिव निकलेगा तो हाइड्रोजन निकल रहा है, तो हाइड्रोजन क्या हो गया? मुख्य हो गया, नहीं हो गया? वही इसमें बताया गया है, एक आवश्यक अवयव है। और जो अम्लीय विलयन होते हैं, कोई भी विलयन हुआ, जैसे अम्लीय विलयन, जैसे हमने सपोज करो HCl ले लिया, उसका एक सॉल्यूशन ले लिया, वो विद्युत के सुचालक होते हैं। देखो सुचालक कुचालक दो चीज़ें होती हैं। सुचालक क्या होता है? सुचालक वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी या हीट एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा सके। तो उसमें विद्युत क्या एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा रही है, तो हमने कैसे होते हैं? मतलब सुचालक होते हैं। कैसे होते हैं? सुचालक। उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट नोट करना है। दूसरा पॉइंट आपको ये नोट करना है कि जो प्रबल अम्ल और प्रबल संचारक पदार्थ हैं, अर्थात प्रबल अम्ल, देखो अम्ल भी दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवल और प्रबल। प्रबल माने होते हैं मजबूत, कह सकते हैं हार्ड, जो कि हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे जो प्रबल अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं? लकड़ी, कपड़ा, कागज आदि को जलाकर नष्ट कर देते हैं। वो क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये प्रबल अम्ल होते हैं।
जैसे हमने देखो ये ब्रैकेट किया है, ये आपको नोट करना है सभी बच्चों को। ओके, सभी बच्चों को ये नोट करना है। दूसरा पॉइंट पूरा नोट कर लेना सही बच्चे, दूसरा पॉइंट पूरा ही नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपको पूरा नोट करना है, क्योंकि तीसरा पॉइंट तो क्लियर है। देखो दूसरा पॉइंट आपको नोट करना है, तीसरा पॉइंट भी आपको नोट करना है। तीसरा पॉइंट क्लियर है, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, लेकिन इनकी संचारक प्रवृत्ति के कारण इनको चक्कर नहीं देखना चाहिए। अब इसमें हम आपको समझा नहीं सकते, क्योंकि तीसरा पॉइंट बिल्कुल सिंपल है। ये कैसे होते हैं, इनका जो चक्कर नहीं देखना चाहिए, इनका जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। ओके, हमें इन्हें शक्कर इसलिए नहीं देखना चाहिए क्योंकि कभी कभी ये हमारे जीवन के लिए हानिकारक हो जाते हैं। ये बहुत ही मजबूत भी होते हैं, कह सकते हैं हानि पहुंचाने वाले होते हैं। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे अम्लों के रासायनिक गुण। और देखो आपने पढ़ा है अम्ल क्या होते हैं, अम्ल कहते किससे हैं, अम्ल की परिभाषा क्या होती है, पहचान कैसे करोगे कौन सा अम्ल है कौन सा नहीं है। अब आपको पढ़ाएंगे अम्लों के रासायनिक गुण। तो जो अम्लों के रासायनिक गुण निम्न होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ मुख्य हैं जो हमने यहाँ पे रिएक्शन के द्वारा दर्शाए हैं, और जो हमने इसको दर्शाने के द्वारा रिएक्शन भी दी गई हैं वो आपको नोट करनी है। अगर ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हो। तो आपको नोट उतना करना है जितना हम ब्रैकेट में बंद करेंगे, जितना ब्रैकेट लगा हुआ उतना आपको नोट करना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है धातुओं से अवक्रिया। अब धातुओं से अवक्रिया में आपको क्या करना है, देखो जब कोई भी अम्ल धातुओं के साथ अवक्रिया करता है, क्या करता है, धातुओं के साथ अवक्रिया करता है तो लवण तो बनाएगा ही बनाएगा। तो इसके बाद वो हाइड्रोजन को मुक्त कर देता है। क्या कर देता है, हाइड्रोजन को मुक्त कर देता है। ये आपको फर्स्ट पॉइंट पूरा करना है। आपको रिएक्शन मात्र इसमें से एक करनी है, Zn वाली, जो मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। ये रिएक्शन करनी है ओनली Zn वाली। तो यहाँ पे आप देखोगे जिंक है, जिंक की क्या अवक्रिया H2SO4 से कराते हैं। तो जिंक क्या हो गया, यहाँ पर धातु हो गया, H2SO4 क्या हो गया, अम्ल हो गया। जब दोनों की अवक्रिया होती है तो वहाँ पर जिंक सल्फेट बनता है। क्या बनता है, जिंक सल्फेट, ZnSO4। और हाइड्रोजन उस पर मुक्त हो जाती है, जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ है। हाइड्रोजन क्या हो गई, मुक्त हो गई, अलग हो गई। उसके बाद आपको ये एक रिएक्शन नोट करनी है। दूसरा पॉइंट आता है धातु कार्बोनेटों से अवक्रिया। अभी तो हमने पढ़ा धातु से अवक्रिया, अब धातु कार्बोनेटों से अवक्रिया। तो आपको ऐड बनानी है धातु कार्बोनेटों से क्रिया। हम आपको समझा दें, जब कोई भी अम्ल किसी धातु कार्बोनेट से क्रिया करता है, क्या करता है, धातु कार्बोनेट से क्रिया करता है, तो वो लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त कर देता है। क्या कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो मुक्त कर देता है। ये आपको नोट करना है। इसके बाद आपको ये भी नोट करना है, ये देखो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल इजकल टू लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही बताया हमने, जब कोई भी हमने धातु कार्बोनेट से क्रिया करता है तो लवण और वो जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो वहाँ से मुक्त कर देता है। क्या कर देता है, मुक्त। जैसे ये रिएक्शन मैंने दिया आपको, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट की अवक्रिया HCl से कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। कराने के बाद NaCl यहाँ से निकला प्लस H2O जल निकला और CO2 यहाँ से मुक्त हो गया। इसके बाद जब पार्ट 3 कराएंगे वो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो पार्ट 3 देखने के लिए सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप पार्ट 3 देख सकें। और आपका पार्ट 2 और पार्ट 1 यहीं पे स्टॉप होता है। और सभी बच्चे ध्यान से सुनें और वीडियो को ध्यान से देखें और नोट करें। नोट करने के बाद अगर कोई भी परेशानी होती है तो आप पूछ सकते हैं। गूगल ऐप मीट डाउनलोड करें और उस पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू ऑल स्टूडेंट।